सभी को मेरा नमस्कार। अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 9वीं कक्षा का स्टार्ट हो रहा है। ये क्षितिज भाग 1 है। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। तो जिसमें आप देखेंगे कि प्रेमचंद की सबसे पहले जीवनी है। तो हम क्या करेंगे, जीवनी पढ़ेंगे। तो जीवनी में तो प्रेमचंद की जैसे कि जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी विधाएं लिखी, कौन कौन से, तो इस प्रकार से, और उनका जीवन कितने मतलब कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरा है। तो आइए पहले हम देखेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1980 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ और उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन क्या था, अभाव में बीता। अभाव मतलब होता कि मतलब कमी थी घर में, मतलब सुख सुविधाओं की कमी थी, इसलिए बोला जाता अभाव में बीता। और शिक्षा की बीए तक की उन्होंने, मतलब बीए तक उन्होंने शिक्षा पाई और उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। तो और उन्होंने लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए और सन 1936 में महान कथाकार का देहांत हो गया। मतलब इनकी मृत्यु 1936 में हो गई थी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं मानसरोवर के 8 भागों में संकलित मतलब मानसरोवर में उनकी सारी कहानियां उसी में हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन में प्रचुर मात्रा में किया, जैसे कि गद्य, पद, रेखा चित्र, संस्मरण, इस प्रकार से उन्होंने अन्य गद्यों में भी गद्यों में भी उन्होंने अपना प्रचुर समर्पण किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का साक्षात माध्यम मानते थे। क्या मानते थे? साक्षात माध्यम मानते थे। यहाँ देखेंगे आप, प्रेमचंद निबंध और यहाँ पे प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन और सशक्त माध्यम मानते थे। वो क्या, उनका मानना था कि साहित्य एक ऐसी चीज है जिससे क्या समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने जिस गांव व शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। और किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति और दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। मतलब उनके जितने भी उन्होंने कहानी ये गद्य लिखा है, तो उसमें जैसे कि समाज में स्त्री दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उन्होंने, और दलितों के शोषण और दयनीय स्थिति मजदूरों की और किसानों की, इसके बारे में उन्होंने बढ़ चढ़ के लिखा है। प्रेमचंद के कथा और साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है और उनमें से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया। मतलब उन्होंने जितनी भी अपने रचनाएं लिखी है, सब में बहुत सरल भाषा है जिसको आराम से कोई भी व्यक्ति पढ़ के समझ सकता है। तो जो हम आज पढ़ेंगे, जो हम कहानी पढ़ेंगे, वो कहानी हमारी दो बेलों की कथा जो हमारे प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो हमारे 9वीं कक्षा का प्रथम पाठ है। तो दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक मतलब किसान समाज और पशु मतलब पशु के भावनाओं संबंध का वर्णन किया। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, मतलब जो स्वतंत्रता वो आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है और इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। मतलब कि अब जब हम गुलाम थे तो हमें आज़ादी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तो उससे ये जुड़ी हुई कहानी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो आइए हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। यह हमारा पाठ यहाँ स्टार्ट होता है, दो बेलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। मतलब कि जानवरों में जो गधा होता है बुद्धिहीन, मतलब उसको समझ नहीं होती। जब किसी आदमी को
परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे पदवी दी है। सहिष्णुता मतलब होता है जो हमेशा सहन करता रहता है, उसको सहिष्णुता, ठीक है, सहनशील होता है, उसको सहिष्णुता कहा जाता है। तो उसे पदवी दी है और इसके निश्चय नहीं किया जा सकता कि गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। मतलब जब गाय बच्चा दे देती है, क्या होती है, वो मारने लगती है। तो इस प्रकार से कहना चाहते हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना, ना देखा। ना जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया ना दिखाई देगी। बेसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है। कुलेल मतलब होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा मीन्स खेल, ठीक है, कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। आदमी क्या उसे बोलता है? बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा सकता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हो जाते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद सभ्य, आगे देखेंगे, तो सभ्य कहलाने लगेंगे। जापान की मिसाल सामने है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा सा भाई और भी है। मतलब कहने का मतलब है प्रेमचंद जी का कि सीधे लोगों को कोई भी नहीं पूछता, उसका हमेशा क्या कहते हैं कि शोषण ही होता है। तो उसी प्रकार से कहना चाहते हैं कि गधा भी इतना सीधा है कि सभी उसका शोषण करते हैं और उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो ऋषि मुनियों की तरह है, फिर भी लोग उसको मानते नहीं है, मतलब उसका अपमान ही करते हैं, जो उससे कम ही गधा है। कहता है लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह है बेल। किस धर्म में हम गधे को प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। बेल कभी कभी मारता भी है, तो कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट करता है। मतलब कई कारणों से वो अपना असंतोष प्रकट करता है, मतलब गुस्सा दिखाता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, मतलब उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काकी के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। मतलब झूरी काकी है और झूरी काकी के 2 बेलों के नाम थे हीरा और मोती, और दोनों पछाई जाति के थे और देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे, मतलब दिखने में खूब ऊंचे खासे थे, ठीक है। और बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते, मतलब दोनों बेल आपस में बैठ के ही बातचीत करते चुपचाप। मूक मीन्स चुपचाप, विनिमय मतलब होता है विचारों का विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। इस प्रकार से एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जा सकता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, मतलब कि जब कोई जानवर होता है जब चाटने लगता है तो मतलब वो अपना प्यार जताता है। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते
और विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब लड़ाई झगड़े के कारण नहीं, वो प्यार से अपने सींगों को क्या मिला लेते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है और ढोल धप्पा होने लगता है, उसके बिना दोस्ती का कुछ फुसफुसी और कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल या हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं, वह गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं, और उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब कि जो दोनों बैल थे एक दूसरों की, मतलब इतनी कदर, इतना प्यार करते थे कि जब जब हल रखने की बारी आती थी तो वो अपनी गर्दन हिलाने लगते, जैसे कि सारा बोझ मेरे ऊपर ज़्यादा ला दे। ठीक है, एक दूसरे पे चाट और चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। नहीं, यहाँ पे ज़्यादा मेरी ही गर्दन पे रहे। दिन भर के बाद दोपहर और संध्या दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। और नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ बैठते और नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। साथ मतलब साथ में बैठते थे, साथ में खाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, अगर एक नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, और बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेज रहा है। समझो मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें, आगे देखेंगे, उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, बैलों को अच्छा लगा या बुरा लगा कौन जाने। पर झुरी के साले गाया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, मतलब कि उनको ले जाना बहुत कठिन हो गया। पीछे से हाँकना तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगिया पकड़, मतलब पगिया जो गले में रस्सी होती है उसको पगिया पकड़कर आगे खींचना, तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मतलब पीछे की तरफ जोर लगा मारता, तो दोनों सिंग नीचे करके हुकारते, मतलब उसको डराते ले जाने वाले को। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, मतलब तुम्हारी इतनी सेवा की कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, मतलब इतने से काम नहीं चलता था और काम ले लेते, तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है, मतलब तुम्हारी नौकरी में मर जाना कबूल है। हमने कभी दाने और चारे की शिकायत नहीं की, और तुमने जो कुछ खिलाया वे सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? मतलब वो अपने मालकिन से क्या कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। शाम का समय था, दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब मतलब जहाँ खाना रखा जाता ना, हौदी टाइप नाद में लाया गया, तो वह एक ने भी उनमें मुंह ना डाला, मतलब एक ने भी खाना नहीं खाया। दिल भारी हो गया था, जिससे कि उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उससे छूट गया। ये घर नया, और नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगाने से लगते हैं, मतलब जहाँ वो अपना घर समझते थे उस छोड़ कर यहाँ आए नए घर में, तो वहाँ का गांव, घर, आदमी सब नए लगते हैं, बेगाने से लगते हैं, मतलब इसको जानते नहीं हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, दोनों ने मूक मतलब बिना बोले भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले, मतलब पगहे को तोड़ डाला और घर की तरफ चले, और पगहे बहुत मजबूत थे तो अनुमान न हो सका था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, मतलब वो अपना पगहा को जोर से लगा के ना तोड़ दिया, मगर उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों को इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक को झटके में रस्सियां टूट गई, मतलब उनमें क्या दूनी शक्ति आ गई थी, और एक झटके में रस्सी टूट गई। और झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरवा लटक रहा है, मतलब आधा आधा रस्सी लटक रहा है, और घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, मतलब गुस्सा भी और प्यार झलक रहा है।
भूरी बेलों को देखकर स्नेह में गदगद हो गया। झूरी झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया प्यार से, और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। और प्रेम लंगिन में चुंबन और दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब कि प्यार से झूरी ने उनको गले लगाया और चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अद्भुत न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि, मतलब बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। और कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़, और कोई चोकर, कोई भूसी। तो बच्चों ने क्या किया, सबने सभा बनाई, तो कोई कोई उसको पत्र दे रहा है अभिनंदन का, कोई रोटी दे रहा है, कोई गुड़ दे रहा है, कोई चोकर दे रहा है, इस प्रकार से। तो आगे देखेंगे। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो वहां से आ गए थे, वो मतलब वीर लोग, बच्चे उनको वीर मानते हुए उनका अभिनंदन कर रहे थे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने कहा, समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। क्या मतलब, झूरी जो आदमी था, उसकी जो स्त्री थी, वो देखी तो क्या हो गई, वो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम है बैल कि एक दिन वहां काम ना किया, अब भाग खड़े हुए। झूरी झूरी अपने बैलों पर वह आक्षेप ना सुन सका, मतलब कि कोई गलत बात ना सुन सका। और नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, सब तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। मतलब वो कहा कि तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। मतलब बाकी कह रहे कि बाकी लोग पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, और चारा खिलाता तो क्यों भागता। उसने कहा, झूरी ने कहा चिढ़ाते हुए कहा, अगर चारा खिलाता तो क्यों भागता। स्त्री ने चिढ़ी, और भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को भी सहलाते नहीं हैं, और खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कमजोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली है और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। मतलब उसकी स्त्री बोलती है, सूखे भूसे के अलावा मैं कुछ नहीं दूंगी, खाए या मरे। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकत कर दी गई, और बैलों की खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, ना खाया गया। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब उसमें एक मतलब भूसे में डाला जाता है, तो वो सब डाला नहीं गया, तो उनको फीका फीका लग रहा था, और प्यार से वो दरवाजे की तरफ देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खाली क्यों नहीं डाल देते। उसने कहा, थोड़ी सी, झूरी ने कहा, थोड़ी सी क्यों नहीं डाल देते खली, तो मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो झूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी खरी डाल दो उसमें, तो उसने कहा कि मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं सी कहोगे। आगे देखेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, और 2-4 बार मोती ने गाड़ी की सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया, और अपने दोनों बैलों को खली और चूनी सब कुछ दिया। मतलब दूसरे बैल थे वहां पे, उनको बाकी कुछ भी खाने के दिया, और उनको सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। मतलब कहता था, जो उनका मालिक था उनको फूल की भी छड़ी से नहीं छूता था, ना मारता था। और उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। मतलब प्यार करता था तो क्या उड़ने लगते थे। और यहाँ मार पड़ती है, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। उस पर मिला सूखा भूसा, नांद की तरफ आंख तक ना उठाई। मतलब खाने की तरफ आंख तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने
बैल को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब वह निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और हल लेकर भागा, और हल, रस्सी, जुआ, जोत सब सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले लेती ले लेती। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म ही लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा दौड़ा आ रहा था। दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां, और मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा। मजा में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक एक दो कर दूंगा। तो आगे देखेंगे। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में एक ऐंठ कर रह गया और आ पहुंचा है और दोनों को पकड़ ले चला। और कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता और उसके तेवर देख गया। और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, मतलब अच्छा ही है कि अब मारना बेकार है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में दे कर चली गई। और उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की है, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती है, इसलिए इन बेलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, मतलब कि उससे प्यार हो गया था, आत्मिक रूप से प्यार हो गया था। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये वीडियो मैं अभी यहाँ समाप्त करती हूँ। जो अब अगली वीडियो होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो आप सब पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।